Welcome to today's episode of the Be Sure podcast. Living with epilepsy involves challenges beyond seizures, including stigma and emotional impact. However, with the right treatment and adjustments, many people with epilepsy can lead active lives. To help us better understand this, we are fortunate to have a renowned consultant neurologist with extensive experience in treating epilepsy. Welcome, Doctor. नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील शर्मा, न्यूरो केयर क्लिनिक सुंदरपुर वाराणसी। मैं पिछले 6 साल से एज ए न्यूरो फिजिशियन लोगों की सेवा कर रहा हूँ। Let's start with the basics. What exactly is a seizure and how does it affect the brain? सीजर एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसे दौरा या झटका आना कहते हैं, जिसमें शरीर के किसी अंग में या पूरे शरीर में, हाथ पैर में झटके आने लगते हैं। आंखें ऊपर की तरफ हो जाती हैं, मुंह टेढ़ा हो सकता है, गर्दन टेढ़ा हो सकता है, मुंह से झाग आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक तरह का सीजर प्रकार है जिसको मोटर सीजर कहते हैं। सीजर और भी तरह के होते हैं जिसमें हम फोकल ऑनसेट सीजर या जनरलाइज्ड ऑनसेट सीजर कहते हैं। फोकल ऑनसेट मतलब शरीर के किसी एक अंग से शुरू होकर या तो उसी अंग तक सीमित रह सकता है या धीरे धीरे पूरे सारे बॉडी में फैल सकता है। दूसरा जनरलाइज्ड ऑनसेट सीजर होते हैं जो पूरे शरीर में एक साथ स्टार्ट होते हैं। जो हम सामान्यतः जानते हैं वो मोटर सीजर के बारे में कि हाथ पैर में झटके आना, बेहोश हो जाना, गिर जाना, तो इन सब को हम कहते हैं कि भाई सीजर है। लेकिन सीजर के प्रेजेंटेशन बहुत हो सकते हैं। बहुत जैसे सीजर का प्रेजेंटेशन ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हों, किसी तरह ठीक नहीं हो रहे हों, कभी कभी चक्कर में गिर भी जा रहा हो। पेशेंट को कभी कभी हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए वो एकदम कॉन्शसनेस उसका गायब हो जाए, थोड़ी देर के लिए वो डिटैच हो जाए एनवायरनमेंट से, जैसे उसको पता ही नहीं चले हुआ क्या, थोड़ी देर के लिए जैसे इस तरह का हो जाए। थोड़ी देर के लिए बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा एबनॉर्मल बिहेव करना, अचानक से लगना कि जैसे एकदम घबराहट, बेचैनी हो जाना, मृत्यु हो जाएगी, या किसी शरीर के एक हिस्से में झंझनाहट, सुनपन लगातार बने रहना, फिर ठीक हो जाना, फिर होना। तो ये सब सीजर के कई प्रकार हैं। बच्चों में कभी कभी देखा गया कि थोड़ी देर के लिए बच्चे एकदम शून्य हो जाते हैं, कुछ भी नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। तो इस तरह सीजर जो है एक झटके की बीमारी है जिसका प्रेजेंटेशन कई तरह से हो सकता है, और ये ब्रेन में एबनॉर्मल तरंगें या एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने की वजह से होता है, जिसको एक्सेसिव हाइपरसिंक्रोनस डिस्चार्जेस या ईजी, एबनॉर्मल ईजी डिस्चार्जेस कहते हैं। और इस वजह से ब्रेन के एबनॉर्मल डिस्चार्जेस की वजह से ये सारे सिम्टम प्रेजेंट होते हैं पेशेंट में। What is epilepsy? एपिलेप्सी सीजर ही जब दो या दो से अधिक बार आए तो उसको एपिलेप्सी कहते हैं। जैसे किसी को एक बार सीजर आ गया और कोई रिस्क फैक्टर नहीं मिल रहा है, जैसे फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है हाथ पैर में, जांच में सारा एबनॉर्मल नहीं आता, कुछ नॉर्मल आ जा रहा है, तो इस कंडीशन में जनरली हम दवा स्टार्ट नहीं करते। दूसरी बार सीजर आने के चांसेस होते हैं, और अगर दूसरी बार भी सीजर आता है तो दो या दो से अधिक बार के सीजर एपिसोड को हम एपिलेप्सी कहते हैं, और ऐसी स्थिति में मरीज का ट्रीटमेंट होना चाहिए। What are the different types of seizures and do they affect people differently? देखिए, एपिलेप्सी होने के बहुत से कारण हैं। जैसे अगर हम पैदाइशी से लेकर मरने तक की बात करें तो पैदाइशी आनुवंशिक हो सकता है। कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स को सीजर आते थे, बच्चों में भी सीजर होने की संभावना 25% तक होती है। पैदाइशी के वक्त शरीर जी। में, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी, बच्चा देर से रोना, या बच्चे की सांसों में एमनियाटिक फ्लूइड या गंदे पानी का चला जाना जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, बर्थ इंजरी बच्चे को पैदाइशी के वक्त हो जाए, या कुछ विटामिन की कमी हो जाए, या कुछ मदर कभी कभी होता है कि कुछ दवाएं खा रही होती हैं सीजर की, और बच्चा डिलीवरी के बाद क्या होता है कि अचानक से वो दवाओं का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। क्योंकि जब तक बच्चा पेट में रहता है तब तक उसके मदर का ब्लड ही सर्कुलेट करता रहता है उसके बॉडी में,
और जब वो बाहर आता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन, मदर का ब्लड सर्कुलेशन अलग हो जाता है। तो जो मदर के ब्लड से उसको दवाइयों का थोड़ा बहुत डोज उसकी बॉडी में जा रहा था, वो अचानक से विड्रॉ हो जाता है, और अचानक से जब विड्रॉ होता है तो सीजर आ सकता है। तीसरा हो सकता है कि जब बच्चे बड़े जी होते हैं तो चोट लगने से या दिमाग का इन्फेक्शन होने से, ओल्ड एज में चोट लगना, स्ट्रोक, मैलिग्नेंसी या ब्रेन ट्यूमर, इन सब कारणों से, या कैल्शियम की कमी, इन वजहों से सीजर या दौरे हो सकते हैं। Well, that's really helpful to understand. Well, what are some of the signs or symptoms of epilepsy that caregivers should look out for? हाँ, देखिए, सिम्टम वो चीजें होती हैं जो हम आप महसूस करते हैं या पेशेंट कोई महसूस करता है, वो सिम्टम होता है जो डॉक्टर देखते हैं, विशेष रूप से उसको साइन कहते हैं। तो सिम्टम क्या हो सकता है कि सिम्टम हो सकता है कि पेशेंट को अचानक से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए, पेशेंट को अचानक घबराहट हो फिर सही हो जाए, पेशेंट को हाथ पैर में झटके आ रहे हों लगातार, थोड़ी देर के लिए सही होते हों फिर हो जाएं, पेशेंट को शरीर के किसी हिस्से में झंझनाहट, सुनपन बनी हुई हो और फिर वो थोड़ी देर के लिए सही होने के बाद फिर हो जाए। और कभी-कभी पेशेंट में झटके आते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश होके गिर भी सकता है, जीभ कट सकता है, और अ, अगर बहुत ज़्यादा देर तक रहा तो उसमें बेहोशी ज़्यादा देर हो सकती है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ भी करना पड़ सकता है। कभी-कभी दौरे के बाद कोई अंग काम करना बंद कर देता है, जनरली 2-3 दिन के भीतर वो रिकवर हो जाता है और सही हो जाता है। ये तो हो गए जो सिम्पटम हो सकते हैं पेशेंट को, जो परेशानियाँ हो सकती हैं। दूसरा साइन क्या है? जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसको देखना कि उसके शरीर में कोई कमजोरी, ऐसा तो नहीं है कि दौरे के बाद कोई कमजोरी हो गई हो, या दौरे के बाद ऐसा कोई इन्फेक्शन का सोर्स मिल रहा है जैसे मेनिंजाइटिस हो या ब्रेन ट्यूमर का अंदेशा हो। इन सब के लिए हम चेक करते हैं कि अगर कोई ऐसा ट्रीटेबल कॉज मिल जाए तो हम उसके लिए जाएं। इसके बाद भी मदद के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेते हैं, जैसे ईजी, सीटी स्कैन, एमआरआई इत्यादि। Now, let's talk about something that many people with epilepsy face: stigma. Can you tell us why epilepsy is often misunderstood? देखिए, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता है वैसे वैसे स्टिग्मा और इस तरह की भ्रांतियां, अंधविश्वास खत्म होते हैं। इवन समाज की बात करें, कानूनन भी क्या था कि अ, पहले कानून में ये था कि अगर किसी पेशेंट को झटके आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, तो वो एक बेसिस हो सकता था डिवोर्स का। लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया और ये हटा दिया गया कि नहीं, दौरे की ऐसा चीज नहीं है जिसकी वजह से सेपरेशन हो। तो चूंकि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती है वैसे वैसे लोग जागरूक होते हैं, वैसे समझते हैं चीजों को। तो जैसे अंधविश्वास ये कभी कभी रहता है कि छुआछूत की बीमारी है, एक लोग के साथ रहने से दूसरे को होगा, या कोई दैवी आपदा है, या कोई पिछले जन्म का पाप है। हाँ, बच्चे नहीं हो सकते हैं सही से ऐसे लोगों को, या होंगे तो विकृत बच्चे हो सकते हैं। तो ये सब समाज में अभी भी रूढ़ियां हैं। इनको जरूरत ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि नहीं, ये ट्रीटेबल बीमारी है, इसका इलाज अच्छे से संभव है। न तो ये छुआछूत की बीमारी है, न तो इसमें भूत प्रेत है, और न ही ऐसा कोई पिछले जन्म का पाप या अभिशाप है इसमें। तो ये लोगों को समझाना पड़ेगा सबको, और जागरूकता फैलानी पड़ेगी इसके लिए। Absolutely. Now, let's move on to managing epilepsy. What are the common triggers for seizures that patients and caregivers should be aware of? जी जी, हाँ, ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक नॉर्मल पेशेंट जिसमें दौरे की टेंडेंसी होती है, अगर ट्रिगर्स को एक्सपोज किया जाए तो वो दौरे आ सकते हैं। अब कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं हमारी सोसाइटी में? कॉमन ट्रिगर्स हैं जैसे डीजे लाइट की तरफ देखना, मतलब रैपिडली जलती बुझती लाइट की तरफ जब हम देखते हैं तो जिस पेशेंट को सीजर की संभावना होती है उसमें सीजर आ सकते हैं। दूसरा है स्लीप डिप्राइवेशन। किसी पेशेंट को नींद की कमी हो, 2-3 दिन जागा हो, अच्छे से सोया ना हो, जैसे शादी के सीजन में हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट में दौरे आने की बहुत संभावना रहती है।
तीसरी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर, ब्लूटूथ, वाईफाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मोबाइल से आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन वजह कारण से एक बहुत बड़ा कारण है दौरे होने का। आ, तीसरा, जिन पेशेंट को दौरे आते हैं उनमें ड्रग का अचानक से विड्रॉल या अचानक से दवा बंद कर देना, इन वजहों से भी दौरे आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। Thank you so much, Doctor. To wrap up, could you share some safety tips to help prevent injuries during seizures? जी, अगर किसी को दौरे आ रहे हैं तो आसपास लोगों की पहली जिम्मेदारी ये होती है कि उसकी सुरक्षा की जाए। सुरक्षा कैसे हो सकती है कि आसपास कोई नुकीली चीज हो तो उसको हटा दिया जाए, पेशेंट को करवट कर दिया जाए, उसके मुंह में कुछ डाला ना जाए क्योंकि वो फिर फेफड़े में जाके फेफड़ी नली में फंस सकता है। और उसको कुछ लोगों में चलन था कि भाई जूता सूंघा दिया जाए, तो ऐसा चीजें ना की जाए और उसको करवट लिटा के रखा जाए। जितनी जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए या मेडिकल मदद बुला लिया जाए। Thank you, Doctor. And thank you to our listeners. Until next time, take care and stay informed.